ओगरा PTA समेत 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज अब वजारतों की मरहून मिन्नत। इदारों की खुद मुख्तारी पर हुकूमती कदखन। जर्मन सेनेट ने भी हुकूमत से जवाब मांग लिया। कराची में बढ़ती हुई मुनशियात नोशी, पुलिस और इंसदाद मुनशियात फोर्स समेत मेडिकल स्टोर्स भी जिम्मेदार। और पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात, अमन की कोशिशों को धचका। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में 16 दिसंबर को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की और अगले साल मार्च में मरदमशुमारी करने का फैसला लिया गया था। लेकिन एजेंडे पर एक और मामला था जिस पर सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एतराज़ात थे, और ये वो थे कि 5 रेगुलेटरी बॉडीज़ को वजारतों के सुपुर्द कर दिया जाए। इनमें ओगरा, नेपरा और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी शामिल हैं। अब इन एतराज़ात के बावजूद इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन इदारों को वजारतों से आज़ाद रखने का मकसद था कि इनमें सियासी मुदाखलत ना हो। तो इन इदारों की चाबियाँ वजारतों के पास होंगी तो क्या असरात मुरतब होंगे? बाज़ लोगों का तो कहना है कि ये आइन के खिलाफ कदम है, जबकि सेनेट के सरबराह रज़ा रब्बानी साहब ने इस फैसले की वजाहत के लिए हुकूमती नुमाइंदों को तलब कर लिया है। और पाकिस्तान में मुनशियात का इस्तेमाल तो बहुत है, जिसमें चर्स और हेरोइन शामिल है, लेकिन इनमें 30 लाख वो भी लोग हैं जो दुकानों से दवाएं खरीद कर नशा करते हैं। याद रहे कि हर साल 700 अफराद की मौत मुनशियात की वजह से पेश आती। तो रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा सुहेल भट्टी, और हमारे साथ फॉर्मर साबिक वाइस चेयरमैन नेपरा फजलुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सुहेल, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ, क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि ये बहुत अहम कदम है कि अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वजारतों के सुपुर्द कर दें, उनके मातहत कर दें। देखिए, 1997 से ये अमल शुरू हुआ था। आलमी मालियाती इदारों के दबाव के ऊपर, उनकी डिमांड्स के ऊपर इस्लाहात का एक प्रोग्राम था, जिसका मकसद ये था कि ना सिर्फ तवानाई के शोबों में, खुसूसन गैस, पानी, बिजली जो शोबे हैं, इनमें बेहतरी है, बल्कि उसके साथ साथ अवाम के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसका बेसिक मैंडेट ये था। जो कानून साजी की गई उसमें इन रेगुलेटर्स की, खुसूसन नेपरा, ओगरा, और इनकी ज़िम्मेदारी, अवलीन ज़िम्मेदारी है कि सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई ओवर प्रॉफिटिंग ना कर सके। डिक्टेटर के दौर में हुआ, मुस्लिम लीग नून भी मानती है, दैट्स गुड, लेकिन एक जमहूरी दौर के अंदर जो अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे कायम किए गए थे, उनकी खुद मुख्तारी सल्ब कर ली। इसका बैकग्राउंड ये है, काफ़ी दिनों से हम रिपोर्ट कर रहे थे, एक वजारत पानी और बिजली और वजारत पेट्रोलियम का, ठीक है, इन दोनों दो बड़ी वजारत, इनमें से एक वजीर और एक के सेक्रेटरी पिछले 6 माह से ये केस लड़ रहे थे। वज़ीर आज़म को कन्विंस किया जा रहा था कि इन इदारों को, ये इदारे 600 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के ऐसे मनसूबे हैं, 9 मनसूबे, जिनको ये इदारे करने नहीं दे रहे रेगुलेटर्स। वो क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चीनी कंपनियां, उसके अंदर रशिया की भी कंपनी है, वो हायर रेट के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। रेगुलेटर्स कहता है कि अवाम के ऊपर, सार्फिन के ऊपर बोझ क्यों डाला जाए, जब मार्केट के अंदर एक सस्ता काम हो सकता है, तो अब अवाम के ऊपर बोझ क्यों डाला जाए? बिजली का रेट कम करने गवर्नमेंट कहती कम ना करें, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। गवर्नमेंट और लेकिन गवर्नमेंट के फायदे में नहीं है कि अगर कम रेट पे बिजली फराहम की जाए तो गवर्नमेंट की तो वाह अपेरेंटली तो फायदा है, लेकिन पसे पर्दा और बहुत से महरक़ात होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम पैसा वो होल्ड करके रखें अपने पास, और 2017 के एंड में जब इलेक्शन कैंपेन अरूज पर पहुंचेगी, उस वक्त इस पैसे को निछावर किया जाए, ना सिर्फ सियासी जमातों में बल्कि मुख्तलिफ मनसूबों में भी। ऑन द अदर साइड, रेगुलेटर्स का जो फोकस था कि इन प्रोजेक्ट्स को जो आवाम को हिट करें वो हम अलाउ नहीं करेंगे। चाइना के, चीनी कंपनियों के ज़्यादातर मंसूबे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो हमने अभी आज स्टोरी भी डॉन न्यूज़ पे ब्रेक की, रात भी हमने ये ब्रेक की कि ये इकदाम किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये इकदाम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन वजारतों को मातहत कर नहीं सकते। जबकि एक वजीर ने और एक वफाक फेडरल सेक्रेटरी ने सबसे अहम रोल प्ले की है। वज़ीर आज़म को ये कहा गया है आखिरी टाइम के ऊपर कि अगर आप आइंदा इलेक्शन के अंदर कामयाबी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो इन दोनों रेगुलेटर्स को, जिसमें ओगरा और नेपरा है, इनको मुतलका वजारतों के मातहत करना होगा, वरना बहुत मुश्किलात होंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि दोनों इदारे हैं,
حکومتی منشا کے مطابق, حکومتی مرضی کے مطابق وہ پیسہ جو ہم صارفین سے ریکور کرنے, عوام سے ریکور کرنے, اس کی اجازت نہیں دے رہے. ایل این جی کی ڈیل ہے, ایل این جی کا ٹرمینل ہے, گیس پائپ لائن ہے, رشیا کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن ہے, یہ بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں. ساہیوال کول پاور منصوبہ ہے, نندی پور پاور منصوبہ جس کے اندر تقریباً 35 سے 40 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, اس کو یہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. ریگولیٹر اس کے اندر رکاوٹ ہے. قریشی صاحب آپ سے پوچھوں گی یہاں کہ ریگولیٹر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے. ریگولیٹر اپنا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ریگولیٹر جو کام کرتا ہے اپنے ایکٹ کے اندر کرتا ہے. یہ اٹیمپٹ گورنمنٹ کی آن اینڈ آف اینڈ آن ہوتی رہی ہے ٹو ڈسلوج دا ریگولیٹر ان اے وے, کیونکہ 2003 میں بھی اس قسم کا ایشو ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت چیف جسٹس سعد سعود جان مرحوم وہ اس کے چیئرمین تھے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نیپرا ایکٹ کو چینج کریں گے. انہوں نے کہا پھر ایکٹ کو چینج کرو تو پھر بیٹھ کے بات کرو, ایسے تم ایسے ایک سال تک ایکسرسائز ہوتی رہی لیکن وہ نہیں کر سکے. اب ان کے پاس جو ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہے, کیونکہ اس ڈیسیشن کے اگینسٹ کوئی میرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرٹ اس لیے نہیں ہے کہ منسٹری واٹر اینڈ پاور از اے اسٹیک ہولڈر ریگولیٹر نہیں بن سکتا. بالکل, تو اس لیے, اور کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے اس کو جب نیپرا بنا تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے, کیونکہ ٹیرف از ٹو بی نوٹیفائی بائی دا گورنمنٹ. لیکن اس وقت گورنمنٹ کا مطلب تھا کیبنٹ ڈویژن, اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے بائی اینڈ لارج کیبنٹ کے ماتحت ہوتا ہے. تو نیپرا چیئرمین وار سپوز کہ وہ کیبنٹ کے ساتھ رہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ رہیں, تو انڈیویجولی منسٹریز کے ساتھ اس کی انٹیگرمنٹ نہ ہو. تو منسٹریز کا اگر کمپلینٹ آتی تھی تو وہ بھی ہم کیبنٹ میں لے جاتے تھے یا پرائم منسٹر کے پاس لے جاتے تھے, یا ایکول فوٹنگ پہ ہوتا تھا. اس وقت ان کو ماتحت کر کے ہوگا کیا کہ اتھارٹی کی آرم ٹوسٹنگ ہوگی اور انصاف اتھارٹی نہیں کر سکے گی, اور کنزیومر کا پروٹیکشن وچ از اے بیسک, کیونکہ یہ جیسے انہوں نے کہا اپنا سہیل صاحب نے کہ یہ جب پرائیویٹائزیشن کا دور شروع ہوا 90s میں, تو اس کے لیے اٹ واز مور اسینشل کہ پرائیویٹ مونوپولیز کو ختم کرنے کے لیے, پروفٹ مانگرنگ کو ختم کرنے کے لیے دیر شوڈ بی اے ریگولیٹر. تو اب ریگولیٹر تو پھنس جائے گا, اور ایون کل بہت سے لوگوں کو اس میں شکایت ہوگی, یہ کافی کورٹ کیسز چلے جائیں گے, کیونکہ دس از ان لاجیکل اور دس از ان نیچرل اینڈ دیر از مچ پالیٹکس بیہائنڈ اٹ. کیوں کہ ان کے بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. سی پیک کے جو پاور ہاؤسز ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. جیسے سہیل نے کہا کہ بہت ساری چائنیز کمپنی ہے. سی پیک کے جو پاور ہاؤسز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. کل وہ اپنی ٹیرف کی گڑبڑ کر کے لائیں گے, بیکاز دس از دا پریکٹس کہ آپ ایک ریفرنٹ ٹیرف لے لیتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, ایک اور اپیل لے آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بڑھ گیا, ہمارا یہ بڑھ گیا. جیسے ندی پور کا آپ نے دیکھا, ان کی کاسٹ انہوں نے الاؤ نہیں کی. کل وہ آپ کا این ٹی ڈی سی کے دو ارب ڈالر کی ٹرانسمیشن لائنس آ رہی ہیں, مٹیاری فیصل آباد, مٹیاری لاہور. اس کے لیے چائنیز بلٹ ان کرنا چاہے ہمیں اتنے سینٹس دے دیں جو یوزلی ہم نہیں دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ پھڈا پڑا ہوا ہے. لیکن جو پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کرتے وہ تو وزارت ہی کرتی تھی نا کہ کون سی کمپنی کو کون سا پروجیکٹ دیا جائے. نہیں تو لیکن ان کی جو پروفٹ جو میکنگ ہوتی تھی, ان کی جو لائسنسنگ ہوتی تھی, ان کی جو کیپیسٹی ہوتی تھی, ان کو مشین جو ہوتی تھی, ان کے جو انوائرمنٹل ایشوز تھے, سارے جو تھے وہ نیپرا ڈیل کرتی تھی. ٹھیک ہے سہیل, اثرات ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور ریگولیٹری اتھارٹی, ہم نے اوگرا کی بات کی, نیپرا کی بات کی, ایک اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور وہ ہے پروکیورمنٹ. وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرتی ہے, اس کا کام کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو پیپر ہے جتنے آپ نے کانٹریکٹس کرنے ہوتے ہیں, ایک لا بنا ہوا ہے اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے جس کے تحت آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ نے بیڈنگ کرنی ہے, جو لویسٹ بیڈر ہوگا اس کو آپ نے کانٹریکٹ ایوارڈ کرنا ہے. جو پاکستان کے اندر جتنے بڑے بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں وہ پرائیویٹ سائٹ میں اب گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ پروجیکٹس پائپ لائن میں بھی ہیں. ایون آپ نے اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے تو پیپرا رولز کے اندر سرٹن رولز موجود ہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی جلد بازی کے اندر ہیں کہ وہ راتوں رات اتنا کچھ کرنا چاہتا ہے جو ان کے بڑا کوئی خوفناک پلان ہے ان کے وزراء کے مائنڈ کے اندر, کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو بہت بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے کوئی رولز ان کے سامنے نہ ہو, کوئی لا ان کے سامنے نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ راتوں رات کرنا چاہتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں گزشتہ روز پرائم منسٹر کی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا, شام میں کیبنٹ ان کا ریگولیٹرز کی خود مختاری ختم کی گئی. ٹھیک ہے, رات کو ہی ای سی سی کا اجلاس بلایا گیا اور جس مقصد کے لیے نیپرا کے پر کاٹے گئے ہیں, ٹھیک ہے, رول کرٹیل کیا گیا ہے, آج ای سی سی کی میٹنگ کال کر کے
$2 अरब मालियत की मटियारी तक लाहौर ट्रांसमिशन लाइन चीनी कंपनी को उसकी मर्जी के रेट के मुताबिक देने के लिए ईसीसी ने अप्रूवल दे दी है, और बैकग्राउंड के अंदर नेपरा को आपने ऑलरेडी एक्सक्यूज कर दिया कि जो हम कहेंगे आपने उसको फॉलो करना है। तो ये वो काम है जो कल आपने आउट ऑफ द वे जाके कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक साइड पे रख के आपने काम किया, और उस वक्त जब नून लीग, बड़ा हैरान कुन है कि ऑलरेडी आप नूनी बहरान में भी घिरे हुए हैं, पनामा लीक्स और इश्यूज हैं, उस मौके के ऊपर उन्होंने बड़ी अपने पाँव के बड़ी कुल्हाड़ी मारी। ये फैसला क्या आइन के खिलाफ है? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जिनको अब मातहत कर दिया है वजारतों के। ये कदम जो है ये आइन के खिलाफ नहीं है? कुरैशी साहब अगर इसका जवाब। आपने पहले इंट्रो में कहा था कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले आए थे जी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सूबों ने बिफोर मीटिंग, ठीक है, सिंध वगैरह ने एतराज़ात कर दिए थे कि आप क्या कर रहे हैं, और तो इन्होंने कहा ठीक है इस आइटम को हम बैक कर देते हैं। लेकिन मजाल ये है कि यानी कि इसके बाद इतनी खिलाफ वर्जी आइन की, ये तो बिल्कुल धांधली वाली बात है ना कि एक चीज़ आप जानते हुए कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, काउंसिल इंटरेस्ट लाते हैं और फिर उसको वहाँ से ख़त्म करके और आप खुद कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये काउंसिल के कुछ रोल दिए हुआ है, ठीक है, जिसमें कहते हैं काउंसिल्स आर फॉर्मर रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशन मैटर्स इन पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। अब पार्ट 2 फेडरल लेजिस्लेचर, एक पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 कम्स अंडर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और पार्ट 2 के कॉमन तो उसके जो भी उसके पावर्स हैं वो शैल एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल और रिलेटेड मिनिस्ट्री, मतलब जो भी उसके इदारे हैं उन सब का जो है वो आएगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट है। पार्ट 2 में पहले लिखा हुआ है रेलवे, दूसरा मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, लिक्विड्स एंड सब्सटेंसेस डिक्लेयर्ड बाय फेडरल लॉ। तो ये जो इन्होंने सीएनजी का किस्सा किया ये भी गलत किया है, जो इन्होंने ओगरा को उसके दिया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है, क्योंकि सारे ये इश्यूज जो हैं इनकी प्राइसिंग के, इनके ट्रेडिंग के, ये तमाम सूबों को रेगुलेट करते हैं ना, तमाम सूबे को मिल के साथ करना चाहिए ना, क्योंकि इनके सारे इम्पैक्ट पूरे नेशनल पिक्चर होती है, जिसमें रेवेन्यू भी शामिल है, इसमें इनकी रेवेन्यू भी शामिल है, इसमें इसका कंट्रोल भी शामिल है, इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है, क्योंकि यू हैव टू हैव सिंगल एंड फेडरल गवर्नमेंट ये कॉम्पिटेंट नहीं है कि सूबों के बगैर, ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ का रोल डिटरमिन करता है तो ये इन सब्जेक्ट्स का एक डिटर्मिनेशन रोल है, तो ये जो है सूबों के साथ मिल के करना है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 4 पे इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, चाहे उसकी रेगुलेटर होता है, क्योंकि ये भी जब बना था सरताज अजीज उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सेक्रेटरी प्लानिंग था 97 में जब ये बन रहा था, तो एक एक सूबे से बैठ के उन्होंने कंसल्ट किया था। जब ये नेपरा फॉर्मेशन हुई थी तो नेपरा में हर एक सूबे का एक मेंबर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और यही रिप्रेजेंटेशन ओगरा में मांग रहे थे, और शशि पलेजो का सेनेट में बिल पड़ा हुआ था, तो बजाय उसको मेंबरशिप देने के बजाय उसको काउंसिल करना जाएगा आपने, और उसको आपने और बल्कि उसको स्क्वीज कर लिया। तो ये अच्छा, उसके बाद एक और अहम चीज़ नंबर 6 जो लिस्ट का आइटम है, कहता है कि ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर फेडरल लॉ, यानी कि न सिर्फ ओगरा बिकॉज ऑफ ऑयल, नेपरा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर फेडरल लॉ, ये सारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आइन के खिलाफ, आइन के खिलाफ है टोटली। इवन ही एंड आई कैन गो टू द कोर्ट में हम जा सकते हैं कि देखें मैं इफेक्ट हूँगा आगे चल के, क्योंकि मैं भी पावर कंज्यूम करता हूँ, और ये पावर का सारा सिलसिला जो है एक मिनिस्ट्री चला रही है, मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट से रेवेन्यू करना चाहती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो मुझे प्रोटेक्शन कौन देगा? ठीक है, मुझे प्रोटेक्शन एक लीगल बॉडी देगी, यानी कि ये अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा, ठीक है, सेनेट में चैलेंज किया जाएगा, पार्लियामेंट में चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज किया जाना चाहिए, होना चाहिए। सुहेल, इस पे जो एतराज़ात थे वो सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आए थे, अगर थोड़ा सा बता सकते हैं कहीं माँ से एतराज़ात उठा रहे थे इस अगर वो बताऊँ उससे पहले, जैसे फजल कुरैशी साहब ने आइन पढ़ के सुनाया, बहुत आसान अंदाज में लिखा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर को काश जब वो डिसीजन ले रहे थे बताने वालों ने यकीनन बताया होगा, लेकिन इससे आप उनकी इंटेंशंस का, उन मिनिस्टर्स का, सबकी गवर्नमेंट की इंटेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लियर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने ये फैसला किया। दूसरी जो आपकी बात थी कि प्रोविंसेस को ये कंसर्न है,
چونکہ یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں اور پروونسز کے جو عوام ہیں متعلقہ خیبر پختونخوا کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، وہ چونکہ اس ڈیسیژن سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بجلی کا ہو، وہ گیس کا ہو، وہ اربوں ڈالر کے پروجیکٹس ہوں، وہاں سے بھی ریکوری ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ریگولیٹرز کو منسٹری آف آئی پی سی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے اندر لے کے تاکہ ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہمارا کردار ہو۔ ٹھیک ہے۔ حیران کن طور کے اوپر وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر ریاض حسن پیرزادہ جو کہ خود کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں موجود تھے، آج ان سے میں نے بات کی، آن کیمرہ بات کی، انہوں نے حکومت کے اس اقدام کو غلط قرار دیا ہے۔ ریاض پیرزادہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی رائے کے مطابق، چونکہ یہ ریگولیٹرز وزارت بین الصوبائی رابطہ کے ماتحت ہونے چاہیے، اور جو انہوں نے کر بھی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منسٹریز کے آرڈرز کو ڈیفائی کریں گے، پاسبل نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ان اداروں کو صوبوں کے اندر جو جس طریقے سے کام ہونا ہے اس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا ہوگا، لیکن وہ کرتے اس وقت تک، لیکن وہ شاید ریاض حسین پیرزادہ کے صاحب کے پاس اتنی پاورفل منسٹری نہیں تھی کہ ان کی بات سنی جائے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نون لیگ کے اندر اگر کوئی کسی منسٹر کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پرائم منسٹر کو اسپیشلی متعلق کسی کیے گئے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دے سکے، انہوں نے رائے دی اور یہی فیکٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو اسپیشلی جن کرائسس سے ہم گزرے ہیں اور جس چیز کی ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہاتھ لہرا کے کہتے ہیں کہ ایک پائی کی ایک ڈھیلے کی اگر کوئی کرپشن ہے تو ہم پہ ثابت کریں، تو دیکھیں وہ تو ایک ڈھیلا تو ایک سائڈ پہ ہو گیا نا، یہاں پہ اربوں روپے کا، نندی پور کا 40 ارب روپے، ٹرانسمیشن لائن کا 60 ارب روپے، گیس پائپ لائن کے 20 ارب روپے، ایل این جی ٹرمینل کے 10 ارب روپے، تو یہ کل ملا کے 150-200 روپے کا اضافی بوجھ آپ عوام پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ چینی کمپنیوں کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں عوام کی قیمت کے اوپر۔ اچھا، جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بوجھ جو عوام کو جائے گا ان بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا، تھوڑے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کس طرح سے؟ ایک مثال۔ ہاں بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا گزشتہ 3 سال کے اندر بجلی سستی ہونی تھی، ہر شخص اس سے متاثر ہوتا اس کی قیمت سے۔ 140 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے حکومت نے، عوام کو تو بتانا نہیں نا، خاموشی سے کام کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے حاصل کیا گیا ہے کہ بجلی سستی نہ کی جائے، عوام کو ریلیف نہ دیا جائے، جو کہ ریگولیٹر نے اپروو کیا۔ اس کے بعد نندی پور پاور پروجیکٹ ہے، اس کی اضافی قیمت آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ساہیوال کول پاور پروجیکٹ ہے، اس کی اضافی قیمت چاہتے ہیں۔ ایل این جی کی پائپ لائن ڈلنی ہے جو کہ گوادر سے نواب شاہ ہے، اس کی اضافی قیمت چاہتے ہیں۔ جو آپ نے فیوچر میں مزید ایل این جی امپورٹ کرنی ہے وہ آپ ہائر ریٹ پہ چاہتے ہیں، اضافی قیمت پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایل این جی ٹرمینل آپ تعمیر کر رہے ہیں نواب شاہ گوادر میں، اس کی آپ اضافی قیمت چاہتے ہیں۔ آپ رشیا کے ذریعے جو پائپ لائن تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کی اضافی قیمت آپ چاہتے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے آپ اربوں روپے چاہتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ قومی خزانے سے پیسے جانے ہیں اور عوام کی جیب سے نکل کے جانے ہیں۔ تو آپ کو اگر آپ نے ایسا کام کرنا بھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاگت درست ہے، تو آپ جو ایک صوبوں کی مشاورت سے بیٹھ کے ایک پینل پہ آپ ڈسکشن کریں، وہاں پہ جو کاسٹ اور جو ٹیرف اپروو ہوتا ہے وہ آپ بالکل اپلیکیبل کریں۔ اگر آپ فیئر پریکٹس چاہتے ہیں، جس کی جو آپ کلیم کرتے ہیں، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، صوبوں کو بٹھائیں، ان کی مشاورت سے آگے چلیں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ واقعی یہ کام درست ہے کہ نہیں۔ یہ اس کا فیکٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے جو پیسے الٹیمیٹلی جو آپ کے چاہے سی پے کو اس کے جو بھی آپ قرضے لے رہے ہیں ساری قوم پے کرے گی، اس میں ہم اور آپ بھی پے کریں گے بالکل، لیکن اب اس کی لیبلٹی کتنی لینی چاہیے، کس کو کتنی لیبلٹی لینی چاہیے، ہو از دا بینیفیشری، یہ سارے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور یہ ہونے چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اب آپ مثال آپ نے کہا افیکٹ کیا ہوگا اس وقت جو ٹرانسمیشن، ہم جنرلی جو ٹرانسمیشن کے چارجز جو دیتی ہے این ٹی ڈی سی کو جو چارجز ملتے ہیں بیکاز دی ٹرانسپورٹ پاور فرام ون ایریا ٹو ادر ایریا، تو ان کا مثال کا اگر 2 روپے پر کلو واٹ آور ہوتا ہے، اب چائنیز کہتے ہیں ہم 8 روپے اور 11 روپیہ دے دیں، 6 روپیہ 1 کلو واٹ آور پہ آپ کا بڑھ جائے گا، کون پے کرے گا؟ اور سوال ہے کہ یہ جسٹیفائی ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہے سی پے کے نام پہ، دیکھیں سی پے کے نام پہ آپ سب کو لوٹ رہے ہیں اور دیر از نو ٹرانسپیرنسی۔ گورنمنٹ کا ہر پروجیکٹ ان کو پتہ ہوگا، سوال اٹھائیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ CGWP میں آتا ہے، سینٹرل ورکنگ پارٹی میں آتا ہے، ایکنک میں آتا ہے، جس پہ یہ سی پے کا کوئی پروجیکٹ ان اداروں میں نہیں آ رہا، کوئی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی بھی بتائے کہ ان کے ٹرمز اور کنڈیشن کیا ہیں، کس ٹرمز پہ لون آ رہا ہے۔ اس کے بہت سے پروجیکٹ کے سامنے لکھا ہے ٹو بی ڈیٹرمنڈ،
टू बी डिसाइडेड, टू बी डन। उनके कोई फाइनेंशियल पैकेज का कोई हिस्सा नहीं है। हर जगह पे आप देखें एतराज़ात हो रहे हैं। ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट आप देखा, शफाफियत पर है और इस फैसले को, इस पर्टिकुलर फैसले को फिर चैलेंज भी किया जा सकता है और उम्मीद है कि कोई ना कोई चैलेंज करेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे पाकिस्तान में कराची में खुसूसन मुनशियात का इस्तेमाल एक रुझान, एक ट्रेंड जो नज़र आ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। कराची में मुनशियात इस्तेमाल करने का बढ़ता हुआ रुझान, जहां पुलिस और इंसदादे मुनशियात फोर्स के लिए सवालिया निशान है, वहीं चंद मेडिकल स्टोर्स भी इस काम में मुलविस हैं। जानिए कराची से अली हाशमी की खुसूसी रिपोर्ट में। हेरोइन एक ऐसा जहर जिसने हमारे माशरे को खोखला करना शुरू कर दिया है। इसके खात्मे में पुलिस काफी हद तक कामयाब तो हुई। हमारे इलाके में बड़ा अमाना आ गया है बॉर्डर बंद होने की वजह से, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की तादाद में कमी नजर न आई जो इस जहर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जो नशा करने वालों को ममनुआ दवाएं फराहम करते हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 70 लाख लोग मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और अफसोसनाक बात यह है कि इनमें से 700 अफराद रोजाना मनशियात या मुख्तलिफ दवाओं के जरिए नशा करने वाले मारे जाते हैं। ANF के DG मेजर जनरल खावर हनीफ के मुताबिक 70 लाख मनशियात के आदी लोगों में से 30 लाख अफराद मुख्तलिफ दवाओं के जरिए नशा करते हैं। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता है तो ये हम लोग खाते हैं साहब। इसीलिए पुलिस इस मेडिकल स्टोर को बंद करने के लिए इस जगह मौजूद है। ये हाई पावर के इंजेक्शन है, ये नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोंची वगैरह है, ये आते हैं और ये उनको देते हैं, वो उनको खुद इंजेक्ट करते हैं। डॉक्टर की हिदायत के नहीं बेच सकते और ये बगैर उसके बेच रहे हैं। ये लड़का जो पढ़ने लिखने से कासिर है, इस छोटे से मेडिकल स्टोर पर बैठकर ममनुआ दवाएं फरोख्त करता है। अब्बू ने नहीं पढ़ाया अभी तक। किन लोगों का रश होता है? पोल्ट्री लोगों, पोल्ट्रियों का पोल्ट्री लेते हैं। याद रहे, इस मेडिकल स्टोर की कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी ममनुआ दवाओं से ही हासिल होता है। इलाका मकीन भी इस मेडिकल स्टोर से तंग आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आके नशा लेके जाते हैं। ये नशे की दवाइयाँ बेचते हैं जो भी। अब जरूरत इस अमर की है कि मेडिकल स्टोर से न सिर्फ कानून की पासदारी करवाई जाए, बल्कि हुकूमत ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो ममनुआ दवाओं की फरोख्त करते हैं इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, वरना ऐसी दवाएं न सिर्फ लोगों को जहनी माजूर करती रहेंगी बल्कि लोगों की जानें भी लेती रहेंगी। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। नशियात का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर ममनुआ दवाएं ख़रीद के ये नशा जो करते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची में मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद जो DG CIA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का डॉक्टर साहब। सबसे पहले बता सकते हैं कि सेनेट की कमेटी में ये कहा गया था कि 70 लाख अफराद ड्रग एडिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 30 लाख ऐसे हैं जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं। जी, एडिक्शन कई टाइप्स की हैं और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जैसे कि डॉक्टर्स उनको कॉल करते हैं, जैसे रेस्टोरेल है, वेलियम है और इसी फैमिली की और दवाइयाँ हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का वो इनका मिक्सचर बना के इंजेक्ट करते हैं और बाज़ ऐसे एडिक्ट्स जो ड्रग्स जैसे हेरोइन है उसकी एडिक्शन में मुब्तला होते हैं और उनको वो ड्रग नहीं मिलती तो सुकून हासिल करने के लिए इस तरह के सेडेटिव हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ का तो मिक्सचर ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह भी हो जाता है और बाज़ का मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है और इसके हवाले से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। पुलिस के तो जैसे भी इल्म में आता है, चाहे वो इलाका पुलिस हो या CIA पुलिस हो, वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन बेसिकली ये डोमेन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की और ड्रग इंस्पेक्टर्स की है। बहरहाल जब भी हमें किसी भी रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर से इस चीज़ की निशानदेही होती है तो हम
उस पर्टिकुलर ड्रग स्टोर के ख़िलाफ़ या एडिक्ट्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करते हैं। जी, लेकिन ड्रग रेगुलेटर्स कहते हैं कि पुलिस ताउन नहीं फराहम करती, ताउन नहीं करती जब ये रोकथाम करने की कोशिश की जाती है। नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि ये ड्रग्स का मैनेज सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदेह है और इसमें ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से मुब्तला हो रही है और ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम मुतलका अदारे को सपोर्ट करें। हम तो हर अदारे को सपोर्ट करते हैं। आजकल पोलियो की कैंपेन कराची में जारी है और कराची पुलिस का हर ऑफिसर जवान उसमें मुतलका डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो किसी भी नेशनल कॉज के लिए हम हाज़िर हैं, वो हमसे रब्ता तो करें। ये तो हमें लोकल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपने तौर पे कार्रवाई करते हैं। वो जब भी हमें अपनी मदद के लिए बुलाएंगे हम हाज़िर हैं। अगर आप बता सकते हैं कि गुज़िश्ता कुछ हाल ही में कितने लोग ऐसे हैं जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, कितने क्या कहते हैं गैंग्स को पकड़ा गया है, कुछ आपके पास आदत शुमार हैं? इस हवाले से तो अब कराची में सिचुएशन बहुत बेहतर है। माजी में कराची के कुछ इलाकों में बड़े बड़े मनशियात के अड्डे होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल लियारी में, फॉर एग्ज़ाम्पल महमूदाबाद, चनेसर गोट में, वो सारे पुलिस ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। कुछ अड्डों को तो कराची पुलिस ने आग लगा दी है और मुतलका लोगों को गिरफ़्तार किया है। अब ये तंग गलियों में, जैसे आप कह लें रिटेल का बिज़नेस, पर्चियों का बिजनेस, जिसमें मेडिकल स्टोर्स, यस, मेडिकल स्टोर्स पे नेचुरली दूसरी दवाइयाँ बिकती हैं, तो उसी के साथ साथ कुछ मेडिकल स्टोर्स पे ये घनावना कारोबार भी होता है और वो भी इसलिए होता है कि डिमांड होती है और वो थोड़ा सेफ हो जाता है। नॉन जो पहले अड्डे होते थे ड्रग्स के, उस पे तो पुलिस की भी और दूसरे अदारों की भी बड़ी कड़ी नज़र है आजकल। तो अब उन्होंने ये एक आसान रास्ता ढूंढा है कि मेडिकल स्टोर से इसकी सप्लाई जो है वो बहाल की जाए। बहरहाल इस पर भी हमारी नज़र है और हम हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मिल के इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ भी मज़ीद भरपूर कार्रवाई करेंगे। जी डॉक्टर अहमद, जो परेशान कुन बात यह है कि जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा, अगर हम कराची की सड़कों पे जाए तो नज़र साफ आता है कि बच्चे जो हैं वो भी ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं और आपने जैसे कहा कि गेट इन्वॉल्व इन क्राइम्स इज़ वेल, ताकि वो मज़ीद मुनशियात हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, देखें आजकल बड़े जराइम कराची से तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। आई मीन टेररिज्म, किडनैपिंग फॉर रैंसम, टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन। अब कराची के अवाम का असल मसला स्ट्रीट क्राइम बन के सामने आ रहा है और उसमें भी 50% से ज़्यादा क्राइम करने वाले वो ड्रग एडिक्ट्स हैं जिनको अपनी डोज हासिल करने के लिए कम उम्र भी हैं, कम उम्र बच्चे भी हैं। जी एग्जैक्टली, यंगस्टर्स भी हैं और उनको 500-700 रुपये डेली चाहिए अपनी ड्रग हासिल करने के लिए और फिज़िकल डिपेंडेंस की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं। वो हर कीमत पे क्राइम करना चाहते हैं पैसे जनरेट करने के लिए और उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो भी चूँकि उनके हाथ कांप रहे होते हैं और बाज़ वो फायर नहीं भी करना चाहते तो उनसे फायर हो जाता है। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा डेंजरस हैं और इनके ऊपर तमाम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो रोकथाम के लिए आपका क्या ख्याल है कि क्या 2 इक़दाम उठाने चाहिए? देखें, सबसे पहले तो सप्लाई रूट्स को चेक करना होगा, सप्लाई चेन को ब्रेक करना होगा ताकि ऐसी नारकोटिक्स बड़े शहरों में पहुंच ही ना सकें। उसके बाद जो यहाँ पहुंच जाती हैं उनके जो नॉन अड्डे हैं, सेंटर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें भरपूर कार्रवाई करनी होगी, जो कि कराची में पिछले 1-1.5 साल से बड़े भरपूर तरीके से हो रही है। उसी वजह से अब लोग, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब ये मेडिकल स्टोर्स की तरफ शुक्रिया वक्त देने का, आपकी तवज्जो उम्मीद है कि जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि यूरोप में दहशतगर्दी के वाक़यात जो पिछले 20 घंटों में पेश आए। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। 2016 जहां दुनिया भर के सहाफ़ियों के लिए बदकिस्मत रहा, वहीं पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए ये साल इसलिए खुश आइन रहा क्योंकि रवा साल पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी को फ़राइज़ की अंजाम दही की पादाश में कत्ल नहीं किया गया।
सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में दुनिया भर में 48 सहाफ़ी मारे गए, जबकि 15 साल में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को फराइज के अंजामदही की पादाश में कत्ल नहीं किया गया। CPJ की सालाना रिपोर्ट ने शाम को सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया, जहाँ 14 सहाफ़ी अपनी फराइज के अंजामदही के दौरान मारे गए। सहाफ़ियों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान इस साल 7वें नंबर पर रहा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2016 में खतरनाक असाइनमेंट्स के दौरान कम से कम 2 पाकिस्तानी सहाफ़ी हलाक हुए। दोनों की हलाकत अगस्त में कोयटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश हमले के नतीजे में हुई। ताहम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की जानिब से नवंबर में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को रियासती और गैर रियासती अनासिर की जानिब से न सिर्फ हदफ बनाया जाता है बल्कि ढोंस, धमकी और हरासा भी किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि धमकियों और तशद्दुद के बाइस कई सहाफ़ी मजबूरन इन खतरनाक इलाकों को छोड़ चुके हैं या उन्होंने ये पेशा ही छोड़ दिया है और ऐसी सहाफ़ियों की तादाद मुतनाज़ा इलाकों में ज्यादा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में रवा साल सहाफ़ियों ने ऐसे मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करने से गुरेज किया जो उनके लिए खतरे का बाइस बन सकते थे। साल 2016 को तो इख्तिताम है, लेकिन दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछले 20 घंटों के दौरान दुनिया में 3 बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए, जिसने आलमी अमन की कोशिशों को एक बार फिर सवालिया निशान बना दिया। गर्दी का पहला बड़ा वाक़या तुर्की के शहर अंकारा में पेश आया, जब रूस के सफीर अंद्रे कार्लॉफ को तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के दौरान कत्ल कर दिया गया। हमला आवर, जिसका ताल्लुक माजी में तुर्क पुलिस से था, सिक्योरिटी अफसर के तौर पर नुमाइश में दाखिल हुआ और रूसी सफीर पर "हम हल्ब में मर रहे हैं, तुम यहाँ मरो" चिल्लाते हुए फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए, जबकि हमला आवर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हलाक हो गया। दहशत गर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या जर्मनी के शहर बर्लिन में पेश आया, जब शहर में कायम क्रिसमस बाजार में एक ट्रक ने बड़ी तादाद में शहरियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमला आवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, ताहम गिरफ्तार शख्स ने वाक़ये से लाताल्लुकी का इजहार किया है। दहशत गर्दी का तीसरा वाक़या भी यूरोप में पेश आया। स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में एक मस्जिद पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गया। 2016 की अहम और बड़ी शख्सियात कौन रही आपकी नज़र में? अगर आप हमें बताना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज भी हाजिर है और ट्विटर हैंडल भी मौजूद है, ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़, मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए। खुदा हाफ़िज़।